चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बिहार प्रेस का न्यू प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3 का जो रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से निकाला गया बुक है ना, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और इसे देखिए जो है ना पूर्णतः न्यू सिलेबस पर आधारित है। पुनर्परीक्षा 2024 बिहार विद्यालय परिषद 10वीं कक्षा के एवं समकक्ष स्तर से जो है तैयार किया हुआ प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना पढ़ेंगे तो 8 पढ़ेंगे। देखिए कितना प्रैक्टिस सेट नंबर आज 8 पढ़ेंगे। इसके पहले जो है ना 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखिए, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। इसका जो है ना स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अच्छे से उसको रिवीजन कर लीजिए। आपको जो है ना इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक सेट ये हो गया और एक जो है ना ज्ञान बिंदु का सेट हो गया। इस सब सेट को ना कभी मत छोड़िए। और बाकी स्टडी मोड का भी जो भी हम सेट भेज रहे हैं, बाकी करवा रहे हैं, उसको भी आप देखिए। मतलब इतना याद रखिए ना कि अभी आपको बस रिवीजन करना है। जितना क्लास आ रहा है बस अच्छे से देखा कीजिए। और इसका जो PDF अगर आपको चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और एक टेस्ट ग्रुप होगा, तो एक टेस्ट ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। शाम में जो है 3 बजे उसमें बिहार पुलिस का टेस्ट होता है और शाम में 7 बजे भी टेस्ट होता है। अभी शाम में 7 बजे जो है ना बिहार पुलिस का रिवीजन टेस्ट स्टार्ट किए हैं, हाथ से स्टार्ट किए हैं। सोचें कि ना 3-4-5 दिन जो है एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट थोड़ा रोक करके जो मतलब 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवा दें। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पहले शेयर कर दीजिए हर ग्रुप में, जितने लोग जो है ना बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत क्लास इंपॉर्टेंट क्लास जो इस चैनल पे आता है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। चलिए बताइएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 करा कि बर्फ़ का घनत्व x ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा पानी का घनत्व y ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जब m ग्राम बर्फ़ पिघलती है तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूर्णतः जो है न्यू सिलेबस पर आधारित है। और जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था ना 2023 में, उसी पैटर्न पे जो है दोनों पैटर्न पे 10वीं कक्षा पे और वो जो रद्द हुआ था सभी को जो है ना मिला करके प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। उसी आधार पर हम तैयार किया हुआ प्रैक्टिस सेट है। तो अच्छे से जो है इस प्रैक्टिस सेट को बारीकी सभी लोग देखिए। और सभी का हम PDF जो है ना जैसे क्लास हम करवा रहे हैं वैसे हम सारा का PDF भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बर्फ़ का घनत्व x ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा पानी का घनत्व 22 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जब m ग्राम बर्फ़ पिघलती है तो इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा, बताइए। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D होगा। क्या होगा, D होगा। तो याद रखिएगा ना कि प्रसर्व तरंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ का एक का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सही D है। याद रखिएगा ना कि बर्फ़ का जो घनत्व होता है ना, जो बर्फ़ का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तथा पानी का जो घनत्व होता है 22 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जब m ग्राम बर्फ़ पिघलती है तो उसके आयतन में परिवर्तन बोलेगा तो m इंटू 1/y माइनस 1/x होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर आइए 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आई कह रहा है कि प्रसर्व तरंगे, कह रहा है कि प्रसर्व तरंगों का जो उपयोग है ना क्या है, बताइए। प्रसर्व तरंगों का उपयोग कहाँ करते हैं, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D होगा। फिर सभी में करते हैं। देखिए कह रहा है ना कि प्रसर्व तरंगों का उपयोग कहाँ करते हैं, तो गहरे जल में डूबी वस्तुओं की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने के लिए हेतु जो है ना प्रसर्व तरंगों का उपयोग होता है। अब आगे कह रहा है यकृत, लीवर, अग्नाशय, वृक्क, हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों असमानताओं के नियमित निदान हेतु जो है ना प्रसर्व तरंगों का उपयोग करते हैं। ये भी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है तेल व खनिज निक्षेपों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु जो है ना प्रसर्व तरंगों का उपयोग करते हैं। तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो सभी प्रयोजनों हेतु में उपयुक्त सभी प्रयोजनों हेतु जो है प्रसर्व तरंगों का उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चित्र में PQ बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे 6 ओम दिया, फिर यहाँ पे 6 ओम दिया, फिर 6 ओम दिया है। तो कह रहा है ना कि यहाँ पे जो है ना दिया हुआ परिपथ चित्र अनुसार क्या बनेगा, तो क्या होगा। इसका 3 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो A होगा। 2 ओम होगा। क्या होगा, 2 ओम। याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा ना R/3। ठीक है, R/3 बराबर 6/3 क्या है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुना कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो 2 ओम हो जाएगा। क्या होगा, 2 ओम हो जाएगा। कुल प्रतिरोध बोलेगा तो R/3 है ना, 3 प्रतिरोध दिया हुआ है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से नियत त्वरण से गति करती है तो निम्न में से कौन सा ग्राफ इसकी गतिज ऊर्जा k पर चली गई दूरी x के संबंध प्रदर्शित करेगा, बताइए। कह रहा है एक वस्तु विरामावस्था से नियत त्वरण से गति करती है तो निम्न में से कौन सा ग्राफ इसकी गतिज ऊर्जा k पर चली गई दूरी x के संबंध प्रदर्शित करता है। तो 4 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर C होगा। क्या होगा, C होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में जो है ना सही है। इसमें बताइए, इसमें आप पढ़ के ऑप्शन में जो है ना कौन सा सही है। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो कथन है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही होगा।
इसका 5 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? सी है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। तो ये बिल्कुल क्या है? सी ऑप्शन राइट है। तो याद रखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना मध्यवर्ती माध्यम से स्वतंत्र होता है। अन्य सभी दो द्रव्यमानों के मध्य बल समान रहता है, चाहे वो हवा, निर्वात जल अथवा ईंट की दीवारों से पृथक करता हो। ठीक है, तो ए जो है ना मतलब ए कथन गलत, इसमें ए बी और डी क्या है तो बिल्कुल गलत है, इसमें सी बिल्कुल क्या है तो सही है। आई क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस को आपको दिया गया है। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है। किस लेंस की शक्ति अधिक होगी बताइए। कितना अच्छा सा क्वेश्चन डाला हुआ है, एकदम जो है एक तरह से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, इजी भी है मॉडरेट भी है। तो कह रहा है एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा उत्तल लेंस। क्या है? हमेशा उत्तल लेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ संभव है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी स्थितियाँ संभव है बताइए, कौन सी स्थिति संभव है। देखिए पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है ना कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के क्या समानांतर हो सकती है, बिल्कुल क्या है सही है। और चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, बिल्कुल क्या है सही है। आगे कह रहा है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या कर परिच्छेदित कर सकती है, क्या है बिल्कुल गलत है। तो ए और बी क्या है बिल्कुल सही। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों क्या है बिल्कुल सही है, इतना जो संभव है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे क्या होती है तो जो है ना समानांतर हो सकती है। यहाँ पे परिच्छेदित बोल रहा है, यहाँ पे समानांतर होगा तब सही होगा क्या। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है बताइए। कह रहा है गहरे समुद्र में पानी का जो रंग होता है वो नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ना दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम से आने वाले धूल कण या जलवाष्प की बूंदों द्वारा क्या करता है, इसका बिखराव होता है। इस घटना को ना प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे करा सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है बताइए। करा सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, क्या ये प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, बिल्कुल सही है। और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बनते हैं, बिल्कुल सही है। और ये समानता आयन नहीं बनाते, बिल्कुल क्या है तो सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन आइए 10 पे। देखिए यहाँ से देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, देखिए इसका टिक कर देना, आप लोग बना लीजिएगा। इसका PDF जो है ना हम भेज देंगे आप टेलीग्राम चैनल पे। तो 10 का जो सही उत्तर क्या होगा? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? डी है। 11 का बात करें, 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें चित्र भरना था। आगे 12 पे क्वेश्चन में 12 का जो सही उत्तर होगा, 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 12 का ए होगा। क्या होगा? ए होगा। देखिए 13 का जो है यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। कह रहा है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन का क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? वेटरन है। क्या है? वेटरन। तो ये पर्सन जो है ना ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, वेटरन मतलब अनुभवी होता है, ये बिल्कुल क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। आई क्वेश्चन 14 पे कह रहा है कि वर्ड्स रिटन ऑन ए क्या होगा? टॉम यहाँ पे क्या भराए बताइए, यहाँ पे क्या भराएगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या है? टॉम इपिटेच। क्या है जो है ना टॉम ईपी टैप है। क्या? ईपी टैप। आई क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्टली वर्ड चूज करना है, इसमें कौन जो है इनकरेक्टली वर्ड है बताइए। तो 15 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवेरिक्यूसियस जो है ना क्या है? गलत है। क्या है? एवेरिक्यूसियस क्या है तो गलत है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे ये क्वेश्चन आइए 16 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। कह रहा है ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम का क्या होगा बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड होगा। क्वेश्चन 17 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड स्पेल्ड वर्ड। इसमें कौन जो है ना इनकरेक्ट वर्ड है बताइए, कौन सा इनकरेक्ट है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंथ जो है ना क्या है तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे सही लिखाएगा तो BENEATH होगा, BENETH होगा, बेंथ होगा, तब सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा।
बेंथ मतलब होता है नीचे होता है, ये जो है ना लिखा हुआ गलत था। आई क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया हुआ है, बोल्ड दिया हुआ ना, आप पे बताना है। कह रहा है ही लेड मी टू द रूम दैट हैड अब्यू क्या है अब्यू क्या है ये BVIOS अब्यूस बीन बिल्ट लेटर दैट द रेस्ट ऑफ द हाउस। कोई ऐसा वर्ड आता है बोलने में आपको अथी रहेगा। अब्यूस है क्या है, बीन बिल्ट लेटर दैन द रेस्ट ऑफ द हाउस। तो 18 का आंसर क्या होगा बताइए। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, ऑब्वियसली होगा। क्या ऑब्वियसली, यहाँ पे वर्ड को चूज करना था, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, ऑब्वियस का क्या है, तो ऑब्वियसली होगा। आई क्वेश्चन 19 पे करा कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें ये क्वेश्चन ना पक्का, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इसलिए इसको ना बस चारों ऑप्शन को पढ़ना है, कौन सा करेक्ट वर्ड मतलब है और कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है, बस इसमें चूज करना रहेगा कि आपको इसमें इनकरेक्ट वर्ड कौन सा है। बस ध्यान कर इसको पढ़ना है, बस उसको टिक कर देना है। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखिए आएगा। तो 19 का जो आंसर होगा ना, क्या होगा 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्लेज जो है ना क्या ये गलत लिखा हो, लेकिन टेक्सचर बिल्कुल सही है, सर्वली बिल्कुल सही है, टेम्पर बिल्कुल क्या है सही वर्ड लिखा हो, लेकिन स्लेज क्या है तो गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे सही वर्ड क्या होगा, SL क्या होगा, SL, यहाँ पे SLEDGE होगा, स्लेज होगा। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं है, इसलिए क्या है गलत है। आई क्वेश्चन 20 पे कराए सिलेक्ट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या होगा, कराए सिलेक्ट द सेंटेंसेस विद द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए किस नंबर से क्वेश्चन से जो है ना हिंदी क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है लिंग की दृष्टि से दही क्या है बताइए। लिंग की दृष्टि से जो है ना ये क्वेश्चन जो है ना बिहार पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है एग्जाम जो पढ़ा था पहले, उसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि लिंग की दृष्टि से जो है ना दही क्या है बताइए। तो 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। आई क्वेश्चन 22 पे करा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है बताइए। इसमें करा शुद्ध वाक्य क्या है, ये भी देखिए क्वेश्चन हिंदी में पक्का आएगा। इसमें देगा ना कि शुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा शुद्ध वाक्य होगा बताइए। जैसे क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 22 का जो सही उत्तर क्या है बताइए, पढ़िए इसको, कौन सा ऑप्शन जो है ना सही है। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, लड़कियां आम खाती है, बिल्कुल क्या है तो शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, लड़कियां आम खाती है, बिल्कुल सही वाक्य लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन 23 पे कह रहा है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। कह रहा है कि बच्चे जो है ना बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है, करण कारक है। क्या है, करण कारक है। नेक्स्ट पे कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बताइए। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 है। कितने, 25 है। नेक्स्ट कह रहा है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसा जोड़ द। क्या है, ऐसा जोड़ द है। और क्वेश्चन 26 पे कह रहा है सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है बताइए। सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुस्वार संबंधी है। क्या, अनुस्वार संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा बताइए। पृथ्वी शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। क्या है, वसुधा है, भी उर्वी भी है, भू भी है। तो पृथ्वी का परिभाषित शब्द क्या है, वसुधा, उर्वी और भू भी है। आगे क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना जब एग्जाम रद्द हुआ था इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये भी क्वेश्चन देखिए आएगा पक्का। ये क्वेश्चन जो एग्जाम दिए होंगे, जो फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग का एग्जाम दिए होंगे, आपको देखे होंगे प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होता है हिंदी में। आपको बताना था इसमें कौन सा जो है ना त्रुटि है। देखिए कह रहा है दिए गए वाक्य में त्रुटि है, त्रुटि के बिना उसे अ, ब, स या द के द्वारा सूचित कीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन त्रुटि के बिना है बताइए। इसमें कह रहा है अ में दिया रोज सुबह, ब में दिया व्यायाम करने पे, और स में दिया स्वास्थ्य बिगड़ता है, द मतलब तो कोई त्रुटि नहीं। इसमें कौन त्रुटि या त्रुटि नहीं है बताइए, क्या होगा। तो 28 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, स जो है ना इसमें क्या है, तो स में क्या है, तो स में जो है स्वास्थ्य बिगड़ता है, क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल यहाँ पे ना इसमें त्रुटि है। यहाँ पे क्या है, त्रुटि है। इसमें कह रहा है ना कि दिए गए जो है ना वाक्य में स्वास्थ्य बिगड़ता है, वाक्य में त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पे ना व्यायाम करने में स्वास्थ्य सुधरता है, ना कि बिगड़ता है। ठीक है, व्यायाम करने से स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं है। सेंटेंस को पढ़ना था अच्छे तरीके से, बस इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सेंटेंस जो है ना सही तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ व्यायाम करने से ना स्वास्थ्य अच्छा होता है, ना कि बिगड़ता है, इसलिए क्या है, स गलत है। आगे क्वेश्चन 29 पे कह रहा है संसद में शून्यकाल का समय जो है ना क्या होता है बताइए। संसद में जो शून्यकाल का समय कितना से कितना होता है। तो 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोपहर 12 बजे से एक अपराह्न 1 बजे तक होता है। आगे क्वेश्चन रहिए 30 पे, क्वेश्चन 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समर्थित सूची में बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समर्थित सूची में है। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है,
30 का बी है, शिक्षा जो है समर्थित सूची का विषय है, याद रखिएगा। और किसी कृषि और पशुपालन बोलेगा तो किसका है, तो राज सूची का। कृषि बोलेगा तो राज सूची का, पशुपालन बोलेगा तो भी राज सूची का है। आए क्वेश्चन 31 पे कह रहा है, क्वेश्चन 31 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है, माना जाता है, बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा संविधान अधिनियम जो है मिनी संविधान माना जाता है। 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें संविधान संशोधन को जो है ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसको ना संविधान की क्या कहते हैं, तो मतलब मिनी संविधान कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है, बताइए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुल संख्या सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कितना होता है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन। क्या है, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यह कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम से कम के फलस्वरूप क्या होगा, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा, तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। क्या होती है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं को पीछा करती है। बहुत ज़्यादा मुद्रा बहुत ही कम वस्तुओं को पीछा करती है, यह कथन निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक विचारों को आधारित है, अरे क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा के परिणाम सिद्धांत। क्या है, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लॉरेंस वक्र द्वारा जो है ना मापा जाता है, बताइए। कौन जो है लॉरेंस वक्र द्वारा मापते हैं, तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आय की विषमता। क्या है, आय की विषमता। आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना भारत में सेवा क्षेत्र का भाग है, नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भारत में सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण का नहीं है, लेकिन जो है ना परिवहन का है, होटल एवं रेस्तरां का है, बीमा का है, याद रखिएगा। आगे बताइएगा कि लखनऊ समझौता जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता जो है 1916 में हुआ था, और लखनऊ समझौता द्वारा गर्म दल और नरम दल दोनों में क्या एकता स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कांग्रेस से किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कह रहा है कांग्रेस ने किस तिथि को संपूर्ण देश में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 को। क्या है, 26 जनवरी 1930 को मनाया। तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया, और कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें सूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, बताइए। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था, क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल-बरूनी था। कौन था, अल-बरूनी। तो महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी 11वीं सदी में आया था। कब आया था, 11वीं सदी में आया था, यार 11वीं सदी में आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है बोस्टन चाय पार्टी घटना। बोस्टन जो है ना चाय पार्टी घटना कब घटी थी, बताइए। तो 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1773 में हुआ था। कब, 1773 में हुआ था। तो बोस्टन जो है ना बोस्टन की चाय पार्टी घटना जो 1773 में हुआ था, और बोस्टन की चाय पार्टी के नायक जो कौन थे, सैमुअल एडम्स थे। कौन थे, सैमुअल एडम्स। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा में से सुनित कीजिए। इसमें कह रहा है सुनित करना है कौन सा जो है ना किसका होगा, बताइए। देखिए लाल जो है ना लाल गोभी के पत्ते में जो है ना क्या होगा, लाल गोभी के पत्ते में जो है ना प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक होगा। क्या होगा, प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक होगा। और मेथिल ऑरेंज का क्या होगा, तो मेथिल ऑरेंज का जो है ना अम्ल क्षारक सूचक होगा। क्या होगा, अम्ल क्षारक सूचक होगा। और प्याज लौंग में बोलेगा तो क्या होगा, प्याज लौंग में जो है ना घ्राण सूचक होगा। क्या होगा, घ्राण सूचक होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे करा हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग किस प्रकार करती है, बताइए। हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग किस प्रकार करती है, तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। तो कह रहा है हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग किस प्रकार करती है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है, देखिए कह रहा है कि रेसिडिटी क्या है, बताइए। रेसिडिटी क्या है, तो क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक जो है ना फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। क्या है, फैटी एसिड का ऑक्सीकरण है। तो कह रहा है कि रेसिडिटी क्या है, तो फैटी एसिड का क्या ऑक्सीकरण है। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है उत्प्रेरक जो है ना V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है, बताइए।
का उत्प्रेरक जो कह रहा है V2O5 का प्रयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, SO2 और इसे SO3 में। क्या है? SO2 से SO3 में। आगे क्वेश्चन नंबर करा 46 करानिन में से कौन सी गैस ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों होते हैं? बताइए, करानिन में से कौन सी गैस जो है ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों होते हैं? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, SO2 है। क्या है? SO2 है। तो याद रखिएगा ना कि इसमें जो है ना सल्फर डाइऑक्साइड मतलब जो है SO2 और ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की तरह कार्य करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र M3PO4 के होल 5, मतलब क्या है ना M3PO4 के 5, इसके ऑक्साइड का सूत्र जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो। क्या होगा? M2O5 होगा। क्या होगा? M2O5। तो एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र M3PO4 के होल 5 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? M2O5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये कह रहा है, क्वेश्चन 48 कह रहा है एसिटिलीन में जो है ना एसिटिलीन में अल्फा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या क्या होती है? बताइए। कह रहा है कि एसिटिलीन में सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या क्या होती है? बताइए क्या होगा? तो 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? 3 सिग्मा और 2 पाई होगा। क्या होगा? 3 सिग्मा और 2 पाई होगा। आइए क्वेश्चन में आइए, याद रखिएगा ना कि एसिटिलीन में जो है ना 3 पाई बंध तथा 2 सिग्मा बंध उपस्थित होता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग कृत्रिम रूप से फल पकाने में होता है, याद रखिएगा। और एसिटिलीन जो है एक कालिक युक्त ज्वाला से जलता है और ब्रोमीन के जलीय विलयन में से एसिटिलीन के गुजारने से वह जो है ना इसे रंगहीन कर देता है। और एसिटिलीन जो होता है ना, एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन बनता है। क्या बनता है? बेंजीन बनता है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? बताइए। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। तो कह रहा है कि साधारण अस्थायी ऊतकों में 3 प्रकार कौन कौन से हैं? 3 ऊतकों का प्रकार पूछ रहा है, कौन कौन है? तो पेरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार का जो है ना साधारण अस्थायी ऊतक में 3 प्रकार का अथी होता है, ठीक है, ऊतक है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 50 पे। क्वेश्चन 50 कर रहा है कि इनमें से कौन कोशिका विभाजन में प्रोत्साहित करता है? बताइए। रनिन में से कौन जो है ना कोशिका विभाजन में प्रोत्साहित करता है? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन है। क्या है? साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है ना कोशिका विभाजन में प्रोत्साहित करता है और साइटोकाइनिन जो है बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है और यह जो है ना 5 नलिकाओं की वृद्धि की प्रारंभ करता है। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 51, देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। 52 का जो राइट आंसर क्या होगा? 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। 53 का बात करें, 53 का राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पे, तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 54 का जो है ना सी होगा। क्या होगा? 54 का सी होगा। अगर 55 पे आइए, 55 का जो सही उत्तर क्या होगा? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी होगा। क्या होगा? 55 का बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे, क्वेश्चन नंबर 56 का बात करें तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 57 का बात करें, 57 का राइट आंसर क्या होगा? 57 का बी होगा। 58 का राइट आंसर क्या होगा? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए, यहाँ से जी का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बताइए। कह रहा है कि बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा था? बताइए क्या होगा? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की भाषा में लिखा था। कौन भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। आगे क्वेश्चन नंबर 60 पे कह रहा है सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए। सीमांत गांधी के नाम से जो है किसको जानते हैं? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। किसको जानते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। नेक्स्ट है, अगर इसरो किस संगठन का शब्द संक्षेप? बताइए। इसरो का जो है ना किस संगठन का संक्षेप शब्द है? क्या होगा? तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए। 61 का इसका क्या होगा फुल फॉर्म? बताइए। तो 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। और इसरो का जो स्थापना हुआ था ना 15 अगस्त 1969 को स्थापना, 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। 1969 को स्थापना था इसरो का। और इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। आगे क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहा महाबोधि मंदिर, महाबोधि मंदिर मतलब महाबोधि टेम्पल या महान जागृति मंदिर का एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? बताइए। सबको पता है। तो 62 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अपना बिहार में है। जो बिहार के कहाँ है? गया में स्थित है, बोध गया में। आगे क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। बताइए क्या कर्तव्य होता है?
प्रोटेम स्पीकर जो कर्तव्य होता है क्या होता है? तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों की शपथ दिलाना। क्या सदस्यों का शपथ दिलवाना इसका काम होता है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। अब प्रत्येक नवनिर्वाचित लोकसभा के बाद निर्वाचित सदस्यों में एक को जो है ना राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर मनोनीत करते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर प्राय सदन के वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। अब प्रोटेम स्पीकर का मुख्य दायित्व नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और अस्थायी स्पीकर के निर्वाचित होने तक सदन का संचालन करना होता है। अब प्रोटेम स्पीकर जो है ना अस्थायी स्पीकर के निर्वाचन तक निर्वाचन तक जो है अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर जो होता है अस्थायी स्पीकर के निर्वाचन तक अपने पद पर रहते हैं। और ये जो है ना अनुच्छेद 99 के अंतर्गत जो है संसद सदस्य शपथ लेते हैं। क्या है? अनुच्छेद 99 के अंतर्गत संसद जो सदस्य शपथ लेते हैं और स्पीकर को अलग शपथ नहीं लेना पड़ता है। स्पीकर क्या है तो अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। और याद रखिएगा कि अगर पूछे 17वीं लोकसभा के जो है ना प्रोटेम स्पीकर कौन थे तो जो है ना वीरेंद्र कुमार थे। कौन थे? वीरेंद्र कुमार। और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? बी महताब थे। कौन थे? बी महताब। इनको ना पूरा नाम बोला था भादरी हरि महताब, कटक लोकसभा के सांसद हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? बताइए क्या होगा? तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है तो बी, प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। आगे कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? बताइए। कह रहा अंडमान निकोबार जो है ना द्वीप समूह निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय को किस एक क्षेत्राधिकार के हैं? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। क्या कलकत्ता होगा, ठीक है। तो कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो कलकत्ता होगा। क्या होगा? कलकत्ता होगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 66 पे कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? बताइए। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है भारत का संविधान है। क्या है? बताइए। भारत का संविधान जो उधार का एक क्या है? बोरा है। क्या है? उधार का एक बोरा है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। क्या है? जन्म दर तथा मृत्यु दर क्या है? दोनों गिर रही है। आगे क्वेश्चन 69 पे कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है स्थित है कहाँ? बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है तो सी, हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में है। तो याद करना कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ? हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में स्थापना हुआ था। 1958 में स्थापना हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का। और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो कहाँ है? नई दिल्ली में है। और टाटा फंडामेंटल रिसर्च बोलेगा तो मुंबई में है। और राष्ट्रीय सरकरा संस्थान बोलेगा तो कानपुर में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 70 पे कहा जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? बताइए। कहा जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दमनदीप का। किसका है? दमनदीप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का कहवा उत्पादन में अग्रणी है? बताइए। कहा निम्नलिखित में से कौन जो है ना भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। अगर यहाँ पे कहवा बोलेगा तो कर्नाटक हो जाएगा, तंबाकू बोलेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और प्राकृतिक रबड़ बोलेगा तो केरल, और मक्का सूरजमुखी बोलेगा तो कर्नाटक, और कुल तिलहन बोलेगा तो मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पे ये कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता? बताइए। कह रहा है मनुष्य के शरीर में उपस्थित जो है निम्न में से किस कोशिका में जो है ना केंद्रक नहीं होता है? तो इस किस में केंद्रक नहीं होता है? तो 72 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 73 पे कह रहा है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक जो है ना निम्न में से किसका निर्माण करता होता है? बताइए। कह रहा है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक निम्न में से किसका निर्माण करना होता है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए कॉपी का। क्या है? डीएनए कॉपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पे कह रहा है यूरिया का सूत्र क्या है? बताइए। यूरिया का सूत्र क्या होगा? तो यूरिया का जो सूत्र होगा ना इसका क्या होगा? तो NH2 और CuNH2 होगा। क्या होगा? NH2 CuNH2 किसका सूत्र? यूरिया का सूत्र है।
और यह जो है ना प्रथम कार्बनिक युग्म होता है। और यूरिया का निर्माण जो है ना होलर के रूप प्रयोगशाला में किया गया था, ठीक है। यूरिया का निर्माण होलर ने प्रयोगशाला में किया था। और जब प्रयोगशाला में पोटेशियम थायनेट को अमोनियम सल्फेट से प्रक्रिया कराई जाती है तो यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है। और क्वेश्चन 75 पे करा जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्न में से किस एंजाइम क्रिया को आसान कर देता है। करा कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में निम्न में से किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन करता है। क्या कहता है, पेप्सिन। नेक्स्ट है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, बताइए। गर्भाशय में भ्रूण पोषण को प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा है। क्या है, प्लेसेंटा है। तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या है, प्लेसेंटा है। और निषेचन जो है ना फैलोपियन नलिका में होता है। क्या निषेचन क्या होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। और भ्रूण जो है ना माँ के गर्भ में उपस्थापित होता है। और गर्भाशय एक नाशपाती की समान रचना होती है जो श्रेणी गुहा में स्थित होता है। और गर्भाशय जो है ना गर्भाशय की भित्ति पेशीय होती है तो इसकी भीतर खाली जगह होती है। आई क्वेश्चन 77 पे कर 77 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। देखिए इसको मिलाते हैं। कह रहा है कि किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल क्या है, सही है। क्या है, सही है। कह रहा है किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। और श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। और श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का निर्माण विघटन होता है, बिल्कुल सही है। और आगे तो करें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन का सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, बिल्कुल क्या है, ये गलत है। यही क्या है, इसमें गलत है। तो डी क्या है, तो गलत है, याद रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का, ठीक है, अम्ल का जो है ना विघटन होता है, ये कथन क्या है, तो गलत है। ये क्या है, गलत है। ध्यान रखिए ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के उपरांत ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म के अपघटन के उपरांत ऑक्सीशोषण में प्रवेश करने वाला पायरुविक अम्ल ऑक्सीकृत होकर 36 ATP ऊर्जा उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, सही है। आई क्वेश्चन 78 पे करा मानव वृक्क के वृकाणु नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है, बताइए क्या होगा। करा कि मानव वृक्क के वृकाणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों जो है ना पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। तो 78 का आंसर क्या होगा, 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, सी, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। क्या है, ग्लूकोज, जल और लवण और अमीनो अम्ल होगा। आई क्वेश्चन 79 पे करा गांठ कोशिकाओं की प्रक्रिया क्या शामिल है, बताइए। गांठ कोशिकाओं प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाष्पीकरण है। क्या है, बाष्पीकरण है। क्वेश्चन 80 पे करा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार में बदलने की क्षमता रखती है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार में बदलने की क्षमता रखती है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, WBC। क्या है, WBC। तो WBC जो है ना मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। और WBC जो है श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, इसमें जो है ना हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रंगहीन होता है। और यह जो है लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती है, लेकिन संख्या में क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है। आइए क्वेश्चन पर आइए 81 पे आइए। क्वेश्चन 81 देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 81 का जो उत्तर होगा ना, देखिए टिक कर दे रहे हैं। 81 का राइट आंसर क्या होगा, 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, 81 का सी है, 81 का सी। 82 का बात करें, 82 का सही उत्तर क्या होगा, 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए 83 का राइट आंसर क्या होगा, 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 84 का बात करें, 84 का सही उत्तर क्या होगा, 84 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 पे 85 का सही उत्तर क्या होगा, 85 का राइट आंसर 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 85 का बी होगा। 86 का बात करें, देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट बैठाना है। तो 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, सी है। 87 का आंसर क्या होगा, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 87 का बी है। क्या है, बी है। 88 पे आइए, 88 का राइट आंसर क्या है, 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे कर रहा है ना, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए। तो कह रहा है कि भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्य से गुजरता है। कितने राज्य से, 5 राज्य से। तो भारत के मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है, तो भारत के 5 राज्य जो है ना, ये कौन कौन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है। कौन कौन है,
तो भारत का मानक समय जो है ना 5 राज्यों क्रमशः कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। अब भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। अब भारत का मानक समय ग्रीनविच से जो है 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा जो है 5.5 घंटा आगे है। और 1 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने से जो है ना 4 मिनट क्या होता है? जुड़ जाता है। आगे क्वेश्चन रही 89 पे। क्वेश्चन 89 का रहा है कि दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बताइए, दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या होगा? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी है, अनायमुडी है। क्या? अनायमुडी है। तो दक्षिण पठार की सबसे ऊंची चोटी बोले अनायमुडी है। और डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और कोडाईकनाल बोलेगा पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है कोडाईकनाल? बोलेगा तो पालनी पहाड़ी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन रही 91 पे। कह रहा है देखिए, कह रहा है जलता पारा वन जीव अभ्यारण्य, जलता पारा जो है ना वन जीव अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? बताइए क्या होगा? तो 90 का जो सही उत्तर क्या होगा? 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो जलता पारा वन जीव अभ्यारण्य जो है ना गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। और जलता पारा वन जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। याद रखिए, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और याद रखिएगा कि एक सिंग वाले गैंडा के लिए असम का काजीरंगा भी राष्ट्रीय उद्यान भी प्रसिद्ध है। और गुजरात के कच्छ रण में स्थित छोटे राज जो है ना अभ्यारण्य जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। और छोटा हिरन चिंकारा राजस्थान का राजकीय पशु है। और एशियाई सरों के लिए गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और क्वेश्चन 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि मधुमक्खियों का प्रजनन जो है तथा प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए, मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एपी कल्चर। क्या है? एपी कल्चर। आगे क्वेश्चन 92 का रहा है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? देखिए यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। मधुमक्खी का अध्ययन बोलेगा तो एपी कल्चर है। अगर काली क्रांति बोलेगा तो पेट्रोलियम होगा। और स्वर्णिम क्रांति बोलेगा तो बागवानी और शहद होगा। और चमड़ा कोको बोलेगा तो भूरी क्रांति। देखिए फिर से, पेट्रोलियम बोलेगा तो काली क्रांति, बागवानी और शहद बोलेगा तो स्वर्णिम क्रांति, चमड़ा कोको बोलेगा तो भूरी क्रांति, उर्वरक बोलेगा तो धूसर क्रांति, मछली बोलेगा तो नीली क्रांति, अंडा बोलेगा रजत क्रांति, डेयरी फार्मिंग बोलेगा तो श्वेत क्रांति हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। बाकी हम पीडीएफ भेज देंगे, वहाँ से आप जो इंपॉर्टेंट लगे उसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, WM डेविस ने किया। कौन किया? WM डेविस ने किया। नेक्स्ट कह रहा है गजरने वाली चालीसा, प्रचंड 50, सीखने वाली 60 पवनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो क्या होगा? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। कौन गोलार्ध में चलता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलता है। तो कह रहा है कि गरजने वाली चालीसा, प्रचंड 50, सीखने वाली 60 पवनी पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। आगे क्वेश्चन 94 पे कह रहा है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया। क्या दिया गया? बताइए, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो स्थापना हुआ था ना, ये कब हुआ था? 2014 में स्थापना, 2014 में स्थापना हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना। और एनडीबी का मुख्यालय बोलेगा तो संघाई चीन में स्थित है। और ब्रिक्स का नाम से जो है ना स्थापना 2009 से हुई थी। क्या? 2009 से। और बाद में जो ब्रिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया था। और एनडीबी सदस्य देशों की संख्या बोलेगा 8 है। 9वां सदस्य बोलेगा तो जो है ना मिश्र संभावित है। अब एनडीबी के नए सदस्य बोलेगा संयुक्त अरब अमीरात है और उरुग्वे और बांग्लादेश है। और ये क्वेश्चन रहिए 95 पे कह रहा है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार का जो है ना स्थापना कब हुआ था? बताइए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार का स्थापना कब हुआ था? तो 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में जो है ना बार का स्थापना हुआ था। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार का स्थापना 1954 में हुआ था। एटॉमिक एनर्जी एक्ट के तहत 3 जनवरी 1954 को ट्राम्बे जो है ना मतलब मुंबई में बार का स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा कि जो है और इसका जो नामांकन है ना इसका BAR के रूप में 1967 में हुआ था। और बार के स्थापना के उद्देश्यों जो है ना विदेशों से लाए गए नाव के ईंधन का उपयोग करके 2 प्रकार के रिएक्टरों की स्थापना करना। ठीक है, याद रखिएगा। और बार का जो प्रथम रिसर्च रिएक्टर बोलेगा तो कौन सा? अप्सरा है, जिसका स्थापना 1956 में हुआ था। और बार का प्रथम एनर्जी रिएक्टर बोलेगा तो तारापुर है, जिसका स्थापना 1969 में हुआ था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन रहिए 96 पे। क्वेश्चन 96 कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अपने अप्रैल 2024 में कितना रेपो दर बनाए रखने की घोषणा की है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2024 में कितना रेपो दर बनाए रखने की घोषणा की है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 6.5%। नेक्स्ट है मार्च 2024 में नाटो में शामिल नया सदस्य कौन है? बताइए, मार्च 2024 में नाटो में नया शामिल सदस्य कौन सा है? तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन है। क्या है? स्वीडन है। तो मार्च 2024 में नाटो में शामिल जो है ना देश कौन था? स्वीडन है। और स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बना है। ठीक है। और फिनलैंड अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना है।
और नाटो का जो स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुआ था। आइए क्वेश्चन 98 पे करें, हाल ही में कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात से 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक का सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? कौन बना है बताइए? तो 98 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी, तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। आइए क्वेश्चन 99 पे करा कि वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया बताइए? वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनियल बारेनबोइम और अली अबूद आबाद। क्या? तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। तो कह रहा है वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनियल बारेनबोइम और अली अबू आबाद को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस देश ने ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष रॉकेट का उड़ान परीक्षण किया है बताइए? कह रहा है कि किस देश ने ठोस ईंधन आधारित अंतरिक्ष रॉकेट का उड़ान परीक्षण किया है? तो क्या होगा? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया। तो ये सेट नंबर था, सेट नंबर 8 था, सेट नंबर कंप्लीट हो गया। बाकी अगले क्लास में जो है ना सेट नंबर 9 देखेंगे। बाकी पीछे का जो भी प्रैक्टिस करवा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।